नमस्कार। दोस्तों, अमेरिका के एक राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने शायद एक बार कहा था कि हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश इसलिए है क्योंकि हमारा देश हर देश के लोगों को तहे दिल से स्वागत करता है और उनका यहाँ पर पूरे तरीके से वेलकम करता है। और इसी वजह से हमारे देश में 150 से ज़्यादा देशों के लोग बसे हुए हैं और सबको बराबरी का हक हासिल है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इसीलिए शायद हम नंबर 1 भी हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि क्या अमेरिका में आना बहुत आसान है और क्या अमेरिका में जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ या बसने के लिए या रहन-सहन, खाना-पीना बहुत अच्छा है, जिस वजह से सारी दुनिया के लोग अमेरिका आना चाहते हैं। और अभी हमने देखा कि लगभग जो है इंडिया में भी लगभग 50 लाख के करीब इंडियंस रहते हैं अमेरिका में और उसमें से 51% लगभग 25 लाख अमेरिका का पासपोर्ट होल्डर हैं। शायद मंजी मैं सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप। और हाँ, और उसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में लगभग 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दूसरे देशों के हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के इमिग्रेशन को लेकर लोगों के दिमाग में एक हवा रहता है और खासकर अगर हम भारतीयों की बात करें और ये अभी रिसेंटली जब से ये डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए हैं तो ये शायद और ज़्यादा बढ़ गया, लोगों के अंदर भ्रांतियां भी बहुत पैदा हो गई हैं और पता नहीं कैसे कैसे लोगों के अंदर डर होता है यहाँ आने से पहले। तो आज हम इसी बात को लेकर बातचीत करेंगे हमारे जाने माने मेहमान श्रीमन जी, जो पत्रकार, साहित्यकार, व्यंग्यकार और सबसे बड़ी बात अमेरिका के ऊपर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। मतलब इनका ज्ञान बेहतरीन है और इनका लेखन भी बहुत बढ़िया है। तो मन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन अचीवर्स में धन्यवाद एक सर। बार फिर। और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप अपना समय निकालते हैं हमारे लिए। लेकिन आपकी जानकारी बेहतरीन है। हमारे पिछले एपिसोड में भी जो आपने जानकारी दी थी उसका भी काफी अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम इसी बात पर आज शुरू करते हैं आपसे। श्रीमन जी, आप सबसे पहले बस यही हमें बता दीजिए कि क्या ये एक मिसकंसेप्शन है या इसके अंदर कोई रियलिटीज भी है। इमिग्रेशन से आप शुरू करिए। नमस्कार राजीव जी। आपने एक जी। बेहद दिलचस्प टॉपिक उठाया है और आई एम श्योर एनआरआईज या फिर जो लोग यूएस से आना चाहते हैं उनके लिए ये एपिसोड, ये रिकॉर्डिंग काफ़ी दिलचस्प साबित होगी। जी। आपका कहना काफ़ी हद तक सच है। यूएसए का वीज़ा मिलना एक बहुत टेढ़ी खीर है। डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएसए इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। अमेरिका एक प्रवासियों का देश है। ये एक जानी-मानी कहावत है, ये सर्वविदित है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका का वीज़ा मिलना टेढ़ी खीर है। लेकिन मेरा नज़रिया इस मामले पे थोड़ा अलग है। मेरे ख्याल से अमेरिका का वीज़ा मिलना टेढ़ी खीर नहीं है, अमेरिका का वीज़ा मिलना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। विकसित देशों की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि वो अपना एक प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम डेवलप करते हैं। जो उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, वो बेनिफिट पाएगा, जो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा, वो बेनिफिट नहीं पाएगा। तो टेढ़ी खीर नहीं, पूरा प्रोसेस ड्रिवन इमिग्रेशन है। इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के डिस्कशन के लिए हम उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट वीज़ा, विज़िटर वीज़ा और वर्क वीज़ा पे फ़ोकस करते हैं। इन 3 टाइप जी। के वीज़ा पे डिस्कस करेंगे। जी। जी। तो तो आप सबसे कॉमन वीज़ा जो इंडिया से आने वाले बच्चे चाहते हैं, वो है स्टूडेंट वीज़ा। आज की तारीख में हर साल लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट इंडिया से यहाँ आता है अमेरिका पढ़ने। मैं कल एक स्टडी पेपर पढ़ रहा था क्योंकि चूंकि टॉपिक आज का ये था तो मैंने कहा थोड़ा बहुत रिसर्च कर ली जाए। जी। तो तो मैं एक स्टडी पेपर पढ़ रहा था, उसके अनुसार यूएस की जो ऑफिशियल एजेंसी है उसके अनुसार यहाँ पर हर साल 27% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन यूएस, टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूएस 27% जो है इंडियंस हैं।
बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं चाइनीज़, जो लगभग 23% है। जी। तो सबसे पहले हमें ये अ, आत्ममंथन करना चाहिए कि भारत से जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनका असल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या वो यहाँ पे सिर्फ डिग्री लेने आ रहे हैं या डिग्री लेकर यहाँ पे काम करना चाहते हैं और वो लॉन्ग टर्म यहाँ का बसने का इरादा कर रहे हैं? तो अब इसी इसी वीज़ा पर अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चा काउंसलेट में जाए बोले कि मुझे F1 वीज़ा चाहिए, मेरे पास इस यूनिवर्सिटी का लेटर है, अब मुझे F1 वीज़ा दीजिए, वो पूछेगा भई आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तो अगर बच्चा बोलेगा कि मैं तो वहाँ सेटल होने जा रहा हूँ, तो वीज़ा तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट शॉट में रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि आप प्रोसेस को ब्रेक कर रहे हो। प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस कहता है F1 वीज़ा का मतलब है आप पढ़ने आ रहे हो उधर। जी। तो पढ़ने आ रहे हो, अगर आप बोल दो कि मैं वहाँ सेटल होना चाहता हूँ या वहाँ काम करना चाहता हूँ, तो आप प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो लोगों को लगता है कि ये तो टेढ़ी खीर है मिलना वीज़ा। हुँ, हुँ। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं कर रहे। इसी संदर्भ में F1 वीज़ा वाले स्टूडेंट्स का वीज़ा बहुत रिजेक्ट होता है। आपको भी भली-भाँति ज्ञात होगा कि इंडिया में ऐसे स्टूडेंट्स बहुत हैं जिनको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आराम से मिल जाता है। यहाँ एडमिशन मिलना बहुत आसान है। आपको पता ही होगा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस होते हैं, आइवी लीग स्कूल्स हैं, टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं और फिर लोकल कॉलेजेस हैं, कम्युनिटी कॉलेजेस हैं। ये कई सारे कॉलेज तो ऐसे हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स की हाइली पेड फीस के द्वारा चलते हैं। तो एडमिशन मिलना यहाँ कोई टेढ़ी खीर नहीं है। कोई भी कोर्स में आपको बड़े आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन सबसे टेढ़ी खीर है वीज़ा मिलना। जी। तो ये तो मैंने जो आपको पहला एग्ज़ाम्पल दिया वो कॉमन है, बहुत आम बात है कि आप पर्पस ही अगर गलत सेलेक्ट कर रहे हो, अपना फॉर्म भरते टाइम, तो उसमें ही आप मात खा जाओगे। दूसरा प्रोसेस का अहम स्टेप ये है कि आपको ये दिखाना होता है कि अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो क्या आपके पास इनफ फंड्स हैं? आपके पास क्या पर्याप्त पैसा है अपनी फीस भरने के लिए, अपना रहने-खाने के लिए? तो यदि आप वो चीज़ नहीं दिखा पाएँगे, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। जी। ये भी एक कॉमन ग्राउंड है। जैसे कोई बच्चा अगर यहाँ पढ़ने आ रहा है, तो या तो वो दिखाए कि भई मेरे बैंक में इतना पैसा है, 50-60 लाख रुपया है, जिससे मैं फीस भर दूँगा, यहाँ रह रह लूँगा, अपना खर्चा निकाल लूँगा, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो नहीं है, तो आप एजुकेशन लोन दिखाइए, जो आपने वहाँ के किसी बैंक से लिया है। एजुकेशन लोन अप्रूवल लीजिए। अगर ये क्लॉज़ आपने पूरा नहीं किया, तो आप सिस्टमैटिकली ही रिजेक्ट हो जाओगे। 2 सवाल पूछेगा वो आपसे, आपके पेपर देखेगा, बोल देगा, "नहीं देंगे आपको वीज़ा।" मेरा खुद का भतीजा इस बेसिस पे 3 बार रिजेक्ट हुआ है, F1 वीज़ा पर। आईआईटी का ओके। पढ़ा हुआ बच्चा अच्छा। और यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में मिला हुआ। हुँ, तो दूसरा क्लॉज़ ये है कि अगर आप अपना अ, फाइनेंसेस ढंग से नहीं दिखाएँगे, तो आप पक्का रिजेक्ट होंगे। तीसरा क्लॉज़ जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर टाइप की वीज़ा के लिए एप्लीकेबल है, वो है एफिलिएशन टू योर ग्राउंड। इसका मतलब ये होता है यदि आप ये साबित नहीं कर पाए कि आप वापस नहीं जाओगे, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। जी। एफिलिएशन टू होम कंट्री का मतलब होता है कि आपको ये दिखाना है कि आप यहाँ फॉरएवर बसने नहीं आ रहे हैं। आपके पास इंडिया में इनफ बैकग्राउंड है, इनफ चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप वहाँ पर वापस जाना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट में आप दिखाइए कि भई मेरे मम्मी-पापा यहाँ रहते हैं, मेरा घर-बार है, यहाँ पर सब कुछ है, मैं पढ़ाई करके वापस जाने का इच्छुक हूँ, मेरा एफिलिएशन टू होम कंट्री इंटैक्ट है, तो आपको वीज़ा मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब आप वीज़ा के लिए एक फॉर्म होता है डीएस 160, आई एम श्योर आपको इस चीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी होगी। डीएस 160 में ये सारी जानकारी आप अच्छी तरह से डाल सकते हैं। तो वीज़ा मिलने का जो आधा गेम है वो डीएस 160 के थ्रू ही है। एट लीस्ट विज़िटर वीज़ा के लिए और स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है सबसे पहले कि आपको ये कुछ बेसिक रूल फ़ॉलो करने हैं जिसके थ्रू आप एक वेल डिफाइंड प्रोसेस को फ़ॉलो कीजिए। अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आप बेनिफिशियरी होंगे। फ़ॉलो नहीं करेंगे तो टेढ़ी खीर ही है फिर तो।
सही है। और इसमें क्वेश्चन है कि जो इंडिया में कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, जो हुँ। वीज़ा को लेकर और कोर्सेज़ को सजेशंस को लेकर, वो कितने जेन्युइन हैं? और यहाँ पर जो आपने बताया कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, लोकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबकी वैल्यू एक जैसी होती है या उसका भी फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब आप इसका अ, आपने 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाए। पहला उठाया आपने ट्रैवल एजेंट्स, वो बच्चों को मैंने भी सुना है, हालाँकि मैं इससे खुद तो रूबरू नहीं हुआ हूँ। मेरा इत्तेफ़ाक से कभी इस चीज़ से पाला नहीं पड़ा, लेकिन मैंने काफ़ी सुना है कि इंडिया के बड़े शहरों में और मिड टियर सिटीज़ में भी ऐसे ट्रैवल एजेंट खूब हैं जो बताते हैं कि बच्चा आपका बाहर पढ़ने जा सकता है। और तो आपने जो सवाल पूछा कॉलेजेस का अंतर, वो मायने रखता है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ का एमआईटी से एडमिशन मिले, तो वो मायने रखता है। अगर कॉलेज से आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो वो वीज़ा के लिए और ज़्यादा मायने रखता है। प्रेस्टिजियस कॉलेजेस की आपको अगर ऑफर लेटर है और अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है, तो आप नेचुरली टॉप कैंडिडेट बन जाते हो। उसमें आपकी हुँ, प्रायोरिटी हुँ। मिलती है आपको, वर्सेस आप कोई यहाँ के कोई छोटे से कस्बे में कोई लोकल कॉलेज जिसका नाम भी किसी ने ना सुना हो, वहाँ एडमिशन लेने जा रहे हो आप, कोई बकवास सा कोर्स करने जा रहे हो, तो आप ऑब्वियसली डिप्रायोरिटाइज हो जाते हो, बॉटम ऑफ द लिस्ट में आ जाते हो। अच्छा, तो इसमें कॉलेज रैंक। छोटी-सी बात है, आई हुँ, एम सॉरी, छोटी-सी बात है कि जैसे मान लो उनको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से, हुँ, लेकिन वहाँ पर वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि भई वो वापस नहीं आएँगे, जो आपने पहले कंडीशंस बताई हैं। उस केस में एफिलिएशन क्या टू होम होता कंट्री। है? हाँ, उस केस में वो रिजेक्शन होगा। अब ये जो पहले 3 फैक्टर्स मैंने बताए थे ना, उसमें जी, एफिलिएशन टू होम कंट्री ये फैक्टर जो है ना, ये अमेरिका के, ये यूएसए के हर वीज़ा में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके। चाहे विज़िटर वीज़ा हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वर्क परमिट हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब ये होता है कि यूएसए में जब आप आना चाहते हो, तो वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि भई आप हमारे देश में परमानेंट बसने के इरादे से तो नहीं आ रहे हो। हुँ, हुँ। इसीलिए इन सारे वीज़ा को नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहते हैं। जी, इन्हें टेम्परेरी वीज़ा कहते हैं। तो जब उसकी जो कैटेगरी है टेम्परेरी वीज़ा, तो उसमें नेचुरल सी बात है कि एफिलिएशन टू ग्राउंड तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसके तहत एफिलिएशन टू ग्राउंड तो अब आप एक आम पूछे जाने वाला, कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम अपनी एफिलिएशन टू ग्राउंड कैसे प्रूव करें? जी, तो उसका उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप ये प्रूव कीजिए कि आपके पास इंडिया में कितनी जायदाद है, वो पेपर्स लगाइए उसमें। आप ये हाँ, वो नेटवर्थ का एफिडेविट। तो कंपल्सरी है। हाँ, हाँ, नेटवर्क। कई कई लोगों को लगता है कि नेटवर्थ अगर हम लगाएँगे तो उससे सिर्फ़ हमारे फाइनेंसेस कवर होते हैं। नहीं, अगर आपके पास अचल संपत्ति है, खेती-बाड़ी की जगह है, घर-बार है, दुकानें हैं, तो उसके बेसिस पे ये क्लियरली प्रूव किया जा सकता है कि आपके पास एफिलिएशन टू होम कंट्री है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, आप ये सारी चीज़ें छोड़कर तो कहीं बाहर नहीं जाओगे, हमेशा बसने के लिए। तो बिल्कुल ठीक बात है। ये 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 काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इवन विजिटर वीज़ा में भी कई लोगों को इसी कारण, प्लेन सिंपल इसी कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आप सोचिए कोई ऐसा देश अपने देश में टूरिस्ट क्यों नहीं आने दे रहा? क्योंकि उसको लगता है ये टूरिस्ट की आड़ में आके बस जाएँगे। यहाँ आपको बच जान के जाएँगे। सर आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा कि जो इंडिया का बी1 बी2 वीज़ा है उसका रिजेक्शन रेट क्लोज़ टू 50% है। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, लोगों को लगता है कि कोई भी बी1 बी2 वीज़ा फाइल करने जाएगा उसको तुरंत मिल जाएगा। कहानी उसकी बिल्कुल ठीक ऑपोज़िट है। 50% रिजेक्शन रेट से ऊपर है, सिर्फ़ इंडियन मूल के लोगों के लिए। कारण वही है कि आप एफिलिएशन टू ग्राउंड प्रूव नहीं कर सकते। बी1 बी2 वीज़ा जो है 10 साल का मिलता है, मल्टीपल एंट्रीज़, मैक्सिमम स्टे ऑफ 6 मंथ्स। वो वीज़ा तक नहीं मिलता। आप सुनने वाले दर्शक भली-भाँति जानते होंगे कि यूएस एम्बेसी में क्या सीन होता है, किस तरह से लोग रोते हुए बाहर निकलते हैं जस्ट बिकॉज़ उनका बी1 टू वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अपने बच्चों को वो
मिलने नहीं जा पाए। तो जी। एफिलिएशन टू एफिलिएशन टू होम कंट्री आप प्रूव नहीं करेंगे तो होगा। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपकी आपको नॉन इमिग्रेंट वीजा लेने का पर्पस क्या है? इस संदर्भ में मैं आपको एक मजेदार पहलू बताता हूँ। जी। आपको पता होगा यहाँ पर जो वर्क परमिट में लोग यहाँ काम करने आते हैं, वो अपने माँ-बाप को B1 B2 वीज़ा पे बुलाते हैं। अ, सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर होता है जब डिलीवरी होने वाली होती है तो हर कोई चाहता है कि माँ-बाप साथ रहें। तो हमारे कई परिचित हैं जिन्होंने भी एक B1 B2 वीज़ा लगाने की कोशिश की और काउंसलेट में जाकर उनके पेरेंट्स ने ये कह दिया कि हमारे बेटे के बच्चा होने वाला है इसलिए हमको वहाँ जाना है। अब आम तौर पे तो लगेगा ये तो बड़ा जेन्युइन सा केस है, मिल जाना चाहिए, लेकिन वो वीज़ा तुरंत रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो अ- गया? क्योंकि आप B1 B2 का मतलब है टूरिस्ट या फिर आप बिज़नेस के लिए जाओ। लेकिन आप तो बता रहे हो कि वो डिलीवरी के लिए हमको वहाँ जाना है जिससे हम उसकी मदद कर सकें, तो आप वहाँ पे बेबी सिटिंग करने जा रहे हो। हम्म। तो आपने वीज़ा का जो पर्पस था, वही उलट दिया। हम्म। तो अगर आप पर्पस ही उलट देंगे तो आपको वीज़ा कैसे मिलेगा? ठीक बात है। तो बहुत आवश्यक है कि जिस श्रेणी में आप वीज़ा फाइल करना चाहते हो, तो उसका पर्पस जो है वो आप अगर डिफीट करेंगे तो आपको वीज़ा रिजेक्ट होगा। नहीं, वैसे ये आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक बात आती है कि वहां पर हमने देखा है कि चाहे वो एजुकेशन कंसल्टेंट्स हों, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हों, उनके पास भी ये सारी अंदर की हुँ, जानकारी, हुँ। अंदर से मतलब ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी नहीं है उनके पास। और लोगों को पता नहीं, और अमेरिका की जो वेबसाइट्स हैं जहां से वो जानकारी ले सकते हैं, शायद वहां तक वो जाते नहीं है। सर, ये जानकारी ना आपको वेबसाइट्स पे मिलेगी, ना एजेंट्स को मिलेगी। ये जानकारी आपको तभी प्राप्त हो सकती है, जब आप खुद भुक्तभोगी रहे हो या फिर उस सर्कल का हिस्सा हो, जहाँ पर आपका डेली उठना-बैठना ऐसे 50 लोगों के साथ हो, जो लगातार ये सब चीज़ें करते आ रहे हों। मैं यहाँ जी। पर पिछले 2008 से मैं यहाँ पर हूँ और मेरा उठना-बैठना जो भी सामाजिक रूप पर है, ये एक टॉपिक कई बार डिस्कस होता है। कई मित्र बताते हैं कि उनकी मम्मी को वो 2010 से भी वीज़ा फाइल कर रहे हैं, वो नहीं ला पा रहे, धनाधन रिजेक्ट होता जाता है। इसमें एक एक और गहरा ऑब्ज़र्वेशन है मेरा, जो काफ़ी हद तक फिट बैठता है। वो ये है कि अगर किसी का यूएस वीज़ा पहली बार रिजेक्ट हुआ किसी भी श्रेणी में और अगर वो 6 महीने के अंदर-अंदर फिर से फाइल करता है, तो 99.99% वो वीज़ा फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो तो उसकी कंडीशन है शायद 1 साल की, हुँ। कि 1 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते नहीं, वो 1 दोबारा। साल वाली कंडीशन 1 साल की को कंडीशन कुछ ही स्लॉट्स के लिए, जैसे B1 B2 की कोई कंडीशन नहीं है। एक बार रिजेक्ट हुआ, लोगों ने फिर से 6 महीने के अंदर जाके दोबारा फाइल कर दिया, फिर से रिजेक्ट हो गया। एक भी सवाल नहीं पूछेगा, वो देखेगा एप्लीकेशन, ठप्पा मार देगा, वीज़ा रिजेक्टेड, जाओ। अच्छा। हुँ। वो जो हम्म। आप कह रहे हैं वो तब है कि आपने कुछ वर्क परमिट वगैरह के लिए कुछ ऐसी वायलेशन किया जिसके लिए आपको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया, तो उसमें कंडीशन है कि आप 1 साल से पहले फाइल नहीं कर सकते। B1 टू B2 में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती। पेरेंट्स जो हैं कई बार 6-6 महीने में दोबारा से अप्लाई करते रहते हैं। ये मेरे ख्याल से आप सिस्टम को बीट नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको आप बीट नहीं कर सकते। अगर आपके नाम के आगे फ्लैग लग गया कि भई आपका पिछले 6 महीने में एक बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो बहुत प्रबल संभावना है कि आपका वीज़ा फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप अपना पेपर वर्क दोबारा से पक्का कीजिए और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बढ़िया बनाइए, एफिलिएशन टू ग्राउंड प्रूफ कीजिए और 6 महीने बाद, मैं तो कहूँगा बल्कि 1 साल बाद फिर से आप फाइल कीजिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट टिप है हम्म। जो आपको ना किसी वेबसाइट पे मिलेगी, ना ट्रैवल एजेंट बताएगा। ट्रैवल एजेंट का काम सिंपल सा है, उसको अपना कमीशन लेना है, उसको अपनी फीस लेनी है। कमीशन देना है। उसका वीज़ा सक्सेसफुल होता है या रिजेक्ट होता है, वो उसका कंसर्न नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ है ध्यान देने वाली। लेकिन एक बात है मन जी, कि जैसे मैं अभी देख रहा था कि 2024 में अगर आप बात करें ना, तो लगभग 7.25 करोड़
जो है लोग आए थे यहाँ पर, और तकरीबन मतलब 1 लाख मतलब इतनी ज्यादा संख्या आती है। तो ये ज्यादा वीजा भारत वालों के रिजेक्ट होते हैं या सारे देशों के साथ इनकी पॉलिसी एक जैसी रहती है? हमने एक ट्रिकी सवाल पूछा है सर। इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो मैंने नहीं ढूंढा। ये सवाल मेरे मन में भी घुमड़ रहा था कई सालों से। हाँ, तो इसका ऑफिशियल डेटा तो नहीं है। लेकिन एक बात तो लेकिन है। हाँ, बोलिए, आप पूरी कर लीजिए बात। नहीं आप बताइए, कहिए कहिए। एक बात तो है, अब तो ये अमेरिकन भी समझ गए हैं कि जुगाड़बाजी में और दिमाग में भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं है। ये बात तो तय है। ये केवल अमेरिकन ही नहीं, ये चीज यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग भली भांति समझ चुके हैं। हाँ, आपको इससे जुड़े मैं कुछ दिलचस्प पहलू बताता हूँ जो शायद आपको पब्लिक डोमेन में इतने ना मिले। आपको जानकर ताज्जुब होगा, कई लोगों के सरनेम देख के वीजा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट किया जाता है। हाँ जी। पटेल और उसमें शायद टॉप पर है। पटेल टॉप पर है। सिंह सिंह भी काफी नेगेटिव माने सिंह भी जाते हैं, है सिंह ना? भी काफी नेगेटिव माने जा रहे हैं। हाँ, हाँ, ये एक पैटर्न है। इसका हाँ, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि इनके पास हर देश के पास ये डेटा होना चाहिए। इंडिया के जी, पास अगर नहीं है तो ये इंडिया की कमी है। डेटा ये रहता है कि आप सबका डेटाबेस बना के रखिए कि जिसमें आ, हर साल किस किस ने आपके देश का वीजा लेना चाहा और कितने परसेंट लोग रिजेक्ट रहे। तो लास्ट नेम पर आप इजीली अगर एक क्वेरी सर्च मारेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा कि अधिकतम लोगों का वीजा किसका रिजेक्ट हुआ। तो उसमें ये टॉप श्रेणी में लोग आते हैं। तो आप एक सिंपल सा सिस्टम में रूल डिफाइन कर देते हो कि भाई इस सरनेम के लोग हों तो उनका वीजा फाइल करते ही रिजेक्ट कर देना है आपने। हाँ, आपको जहमत ही नहीं उठानी। बिल्कुल ठीक है। और एक शायद एक चीज। हम्म। इसमें शायद ये 2 स्टेट्स भी टॉप पर ही आती हैं, पंजाब और गुजरात। हाँ, अब तो आंध्र प्रदेश भी आने लगा है इसमें। आंध्र प्रदेश भी आने लगा, हरियाणा हाँ, भी आने लगा है शायद थोड़ा बहुत। हरियाणा भी आने लगा है। हम्म, स्टूडेंट वीजा में भी बड़े कांड हुए हैं इधर कि छोटे छोटे एक एक बिल्डिंग एक एक कमरे वाले कॉलेज में आए स्टूडेंट पढ़ने आए, काम कर रहे हैं। वीजा कंप्लीट हो गया फिर भी वापस नहीं गए। उनको यहाँ पकड़ कर उनके पैरों में टैग लगाया गया, हम्म, जीपीएस टैग, ये चेक करने के लिए कि ये लोग वाकई में कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने या सिर्फ काम ही कर रहे जा रहे हैं। इस अच्छा, पे ये कुछ साल पहले केस हुआ था, बड़ा हल्ला मचा था इंडियन मीडिया में कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हाँ, उनके पैर हाँ, में जियो सेंसर्स लगा दिए। जबकि यहाँ तो वो सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि ये लोग पढ़ने भी जाते हैं सिर्फ काम करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो तो इन सब चीजों में भी काफी दिलचस्प ये बातें हैं। अभी तक मैंने वर्क परमिट पे बात नहीं की है। वर्क परमिट पे भी मैं काफी कुछ कहानियां हैं शेयर करने के लिए, जी, जी, काफी जी, कुछ जी, टिप्स हैं। जी। अभी तक तो हमने सिर्फ B12 और स्टूडेंट वीजा पे ही बात की हम्म। है। तो इसको रैप एक अप मिनट, करते हुए बस। वर्क वर्क हाँ। परमिट से पहले अगर मैं एक सवाल कर लूं स्टूडेंट वीजा को लेकर, हालांकि वो सवाल वर्क परमिट पे भी है। ये तो हो गई हम्म। वीजा मिलने और ना मिलने की बात। अब हम्म। बात आती है कि जब आदमी अमेरिका के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करता है, हम्म। और पोर्ट ऑफ जब, एंट्री। हाँ, वहां पर जो है उसके साथ जो उसके मन में घुमड़ रहा होता है, और वो बहुत सारे सवाल लिए बैठा होता है। वो भी एक बहुत ही ट्रिकी और बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड जगह है जहां से निकलना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वीजा गारंटी नहीं है कि आपको एंट्री मिल जाएगी अमेरिका के अंदर। देखिए, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही फिर से। जी। यूएसए में आने के लिए 3 अहम पड़ाव होते हैं। पहला अहम पड़ाव होता है कि DS-160 जो आप पहला फॉर्म होता है वो सबमिट कीजिए और वो पास हो जाए। हम्म। ठीक? उसके बेसिस पर आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, वो पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव होता है इंटरव्यू के लिए बुलाना और वीज़ा स्टैंपिंग करवाना। ठीक। लोगों को लगता है वीज़ा स्टैंप हो गया अब तो हम अमेरिका पहुँच गए, नहीं। हाँ, अमेरिका पहुंच गए। जबकि ऐसा नहीं है, वीज़ा स्टैंपिंग मिलने की कोई गारंटी नहीं है कि आप यूएसए में घुस पाएँगे। और बिल्कुल। तीसरा अहम पड़ाव है पोर्ट ऑफ एंट्री जो आपने कहा, जी। जिस पहले अमेरिकन शहर में आप आते हैं वहाँ पर
वहां पर आकर आपको एंट्री मिलना। तो तीसरे पड़ाव पर थोड़ी चर्चा हम करते हैं। वीजा स्टैंपिंग हो गई, आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लग गया कि भाई आप एलिजिबल हैं अंदर घुसने के लिए, आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे घुसे। फॉर दैट मैटर आपको जान के शायद से आपको ये ज्ञान भी होगा, अब यूएसए के टाइज काफी सारे देशों के साथ ऐसे हुए हैं कि वो ओरिजिनेटिंग एयरपोर्ट पे ही आपका इमिग्रेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यूएई में, अबू धाबी में या दुबई में यूएस बाउंड फ्लाइट में अगर आप बैठते हो कतार एयरवेज की, एतिहाद की, उसमें आपका इमिग्रेशन वहीं हो जाता है। वही हो जाता है, ठीक है। हाँ, आपको यूएसए के अंदर आकर आपका वो नहीं होता। तो आधे से ज्यादा जो होती हैं वो वहीं पर रिजेक्ट करके उनको बोल देते हैं कि वापस जाओ, हम तुम्हें इस फ्लाइट हम्म। में बैठने ही नहीं देंगे। और आपने अभी न्यूज़ में देखा भी होगा कि न्यूयॉर्क सिटी पर कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स को उन्होंने पकड़ा, जो प्रॉपर वीजा लेकर आए थे, उनको पकड़ के वापस डिपोर्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल। उसका हाँ, उसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आप स्टैम्प्ड वीजा लेके, पासपोर्ट लेकर आप घुसे अमेरिका में, आप लाइन में घुसे और आपने दिखाया कि ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये रहा वीजा, टप्पा मारो मुझे जाने दो। वो आपसे 4 सवाल करेगा इमिग्रेशन ऑफिसर। बड़े सिंपल सवाल होते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ कब तक रहेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? अगर इन बेसिक सवालों के उत्तर आप ढंग से नहीं दे सकते, तो आपको नहीं घुसने देगा। बिल्कुल ठीक है। और यकीन मानिए, ये बेसिक सवालों के उत्तर देने में ही लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। ये हाँ, ये बड़े सिंपल से सवाल हैं। तो हाँ। मेरा इस चीज़ पे यही कहना है, और कई लोगों को ये बात बड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन ये सच है। आप यूएस से अगर आ रहे हो, ठीक? तो आप ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो। स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, तो आप 40-50 लाख रुपए खर्च करके यहाँ पढ़ने आ रहे हो, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। विज़िटर वीज़ा पर आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आप पैसे खर्च करके यहाँ घूमने आ रहे हो। लाख रुपए की तो टिकट होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको क्या इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हो, आप सर उठाकर इन सिंपल क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकते? ये वही लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो काफी बड़ा सवाल है। बस वो करेक्ट। ये सोचते तो हैं कि वीजा लग गया तो अब तो काम हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना। आप इतने कॉन्फिडेंस लाखों बहुत रुपए जरूरी। खर्च आप मेरा तो सिंपल सा मानना है कि जब आप लाखों रुपए खर्च करते हो, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आपके अंदर आ जाता है। और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो कहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ है आपके साथ। तो तो वो चेहरा देख के ही पढ़ लेते हैं, है ना? ये क्या? भी यहाँ का फेमस है कि वो चेहरा देख के पढ़ लेते हैं। और एक और मजेदार मैं बात बताऊं कि मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि भी ये कितना ऑथेंटिक है, कि जब आप वीजा के लिए जा रहे होते हैं एम्बेसी में, खासकर दिल्ली में, बॉम्बे में, तो वो लाइनें लंबी होती हैं, तो वो पहले से ही तय कर लेते हैं, हाँ कि भाई इस इसको देना है, इसका चेहरा ये बोल रहा है, इसका चेहरा ये बोल रहा है। क्या ये सही बात है? सुना मैंने भी है, लेकिन मैं इस चीज में यकीन नहीं करता। अ, इस इस अ, इस टॉपिक से जुड़े हुए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद से इससे आपको आंसर मिल सके। जी। अ, जो लोग यूएस काउंसलेट में गए होंगे, उन्होंने ये भली बात ही नोट किया होगा कि उनका इंटरव्यू लेने वाला तो या तो कोई अमेरिकन ऑफिसर होता है या इंडियन ऑफिसर होता है। हाँ। इंडियन ऑफिसर का आप इंटरव्यू प्रोसेस अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो वो आपसे सवाल पूछता जाएगा, धनाधन टाइप करता जाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है? लोगों को लगता है कि वो आपका डेटा लेके टाइप कर रहा है। हकीकत में वो इंडियन ऑफिसर एक सिर्फ बॉट है, लाइव क्या बॉट। है? है? मतलब बॉट, एक वो डमी है। ओके। वो जो टाइप कर रहा है ना, वो किसी असली इमिग्रेशन ऑफिसर से चैट कर रहा है। उसको सारा डेटा अच्छा। दे रहा है कि ये हम्म। सामने वाला बंदा ये बता रहा है क्या मैं इसे वीजा दूं या नहीं दूं। अच्छा। हाँ, और ये काम विद इन मिनट्स हो रहा है। अच्छा, मतलब ये बात सही है, इसका मतलब कि वहां कहते हैं कि अगर विंडो पे इंडियन बैठा हुआ है तो कोशिश करो कि उस विंडो पे ना जाओ। आपने अब बात पकड़ी। हाँ। लेकिन कोशिश करने से कुछ नहीं होता, वो तो सिस्टमैटिक ड्रिवन है, जो आपका पर्ची नंबर आ गया, आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ। तो उसमें नहीं नहीं, आप जब वो मैं पहली बार गया था वीजा के लिए, हम्म 2014 या 15 की बात है, तो तब ऐसा नहीं था।
तो उसमें क्या था कि बहुत सारे काउंटर बने हुए थे, तो मैंने चूंकि पहले से सुन रखा था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि इंडियन विंडो के सामने ना पहुंच पाऊं मैं, हालांकि वो लगाते रहते हैं, लेकिन साला मेरा नंबर हाँ। भैया। किस्मत की बात है सर, देखिए। हाँ, दिल्ली दिल्ली की। हाँ, वो एक किस्मत की खेल है कि कौन कहाँ जाके फँसता है। मेरे विचार हम्म, से तो आपका यूएस वीज़ा मिलने की सिर्फ़ एक सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी ये है, आपका आत्मविश्वास। आप कितने ठीक, कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल और ठीक है। जब आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए या घूमने के लिए, तो वो आत्मविश्वास आपके अंदर स्वतः पैदा होना होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अब वर्क परमिट पे करते हैं बात। वर्क परमिट ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। वर्क परमिट प्राइमरीली 2 कैटेगरी पर है तो कई सारे, लेकिन चूँकि हमारे पास समय की कमी है तो हम सिर्फ़ H1 और L1 की बातें करेंगे। जी। H1 और L1 का अम, इसकी प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट होती है। इसकी प्रोसेस पहले होती है कि आपको पेपर वर्क फाइल करना है, मार्च में इसकी विंडोज़ खुलती हैं H1 की, L1 तो कभी भी कर सकते हैं फाइल। और इसके बाद फिर वीज़ा प्रोसेस होता है, पूरा बैकग्राउंड चेक वगैरह होता है, अक्टूबर में अप्रूव होता है, उसके बाद स्टैंपिंग के लिए जाते हैं। ये वर्क परमिट बाकी शेष वीज़ाओं से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आपका वीज़ा पहले ही अप्रूव हो चुका होता है। आप जब स्टैंपिंग के लिए जाते हो तो सिर्फ़ ठप्पा लगवाने जा रहे होते हो। ओके। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी कैंडिडेट का मार्च में वीज़ा फाइल किया और वो लॉटरी में पिकअप हो गया। 1 अक्टूबर को उसका लेटर आ जाता है कि अभी आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, रिजेक्ट हो अगर अप्रूव हो गया है, तो वो कहेंगे कि पास के काउंसलेट में जाके आप स्टैंपिंग करा लीजिए और सारा अच्छा। खेल यहाँ से शुरू होता है, स्टैंपिंग से। वीज़ा अप्रूव होने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टैंपिंग मिलेगी। ओके। ये भी एक मज़ेदार पहलू है कि सरकार ने आपका वीज़ा तो अ, बैकग्राउंड में अप्रूव कर दिया, अब आप जब स्टैंपिंग के लिए गए तो रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट, वो क्या वजह होती है? वही सेम वजह। आप अगर इंटरव्यू के टाइम पर इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो। हम्म, वो सबसे आम पहला पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वर्क परमिट में, वो ऐसा क्या काम है जो आप यहाँ से रहकर, इंडिया में रह के ऑफशोर से रह के नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको यूएस से जाना ही जाना है? वो ऐसा ओके। क्या काम है? हम्म। अगर आप कहेंगे कि भई मैं कोडिंग करता हूँ, तो वो कहेंगे कोडिंग तो आप इंडिया में भी रह के कर सकते हो। तो जो वीज़ा अप्रूव हुआ होगा ना, वो स्टैंपिंग के टाइम पे रिजेक्ट भी हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ पर। कर तो कुछ भी नहीं सकते, जवाबदेही तो है ही नहीं कोई। जवाबदेही है नहीं। और एक किसी भी सोवरेन देश का यही प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो कि है, इस देश का है। ये इसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप गरज आपकी है वहाँ जाने की। तो बिल्कुल ठीक है। वर्क परमिट वालों के लिए सिंपल सा सिंपल सा टिप ये है कि आप वहाँ जा रहे हो तो आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि आप वहाँ जा क्यों रहे हो? आप ठीक है। नेचुरली ऑन साइट पे लोग क्यों जाते हैं? ऑन साइट पे लोग काम करने इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि आप ऑफशोर से बैठे काम नहीं कर सकते। नहीं कर बहुत सारे सकते। फैक्टर्स होते हैं, टाइमिंग का अंतर, टाइम ज़ोन का अंतर, फेस टू फेस क्लाइंट से इंटरेक्शन का मतलब, आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसके लिए आपको यूएसए में होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयारी करके जानी चाहिए पहले ही। हम्म। ये होमवर्क होता है। इस चीज़ में राजीव सर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर बताता हूँ कि आपने कपड़े क्या पहने हैं, वो तक मायने रखते हैं। हाँ, ठीक बात है, फॉर्मल होना आप जरूरी है। जैसे कि अ, हाँ, मतलब आप मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मल होना ज़रूरी है। B1 B2 जैसे कोई टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए तो आपको फॉर्मल पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप तो जीन्स न, टी-शर्ट पहन के जाइए, जी। कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। लेकिन आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं कि आप कह रहे हो कि जी मैं फलाँ कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर हूँ और मेरे को वहाँ जाकर अ डील साइन करनी है, सेल्स वगैरह के काम करने हैं, ये करना है, वो करना है, तो आप कुर्ता पजामा पहन के तो नहीं जा सकते बिल्कुल ठीक बात है। या जीन्स टी-शर्ट पहन के नहीं जा सकते। तो तो उस टाइम पे मतलब आपको आपका कहने का ये आपने क्या हुआ। पहना है? हाँ जी, ठीक है। नहीं, नहीं बोलिए। हाँ, मतलब आपका दो कहिए। पॉइंट्स तो ये हो गए कि एक आपका कॉन्फिडेंस और आपको ये प्रूव करना कि भाई आपका वहां जाना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो क्यों सकता। ज़रूरी है? हाँ, 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 क्यों क्यों जरूरी ज़रूरी है, है वो आप वो हुँ, आपको प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा हो गया प्रूव आपकी करना पड़ेगा। ड्रेस। ड्रेस, आप किस गेटअप में जा रहे हो ये भी बहुत मायने रखता है। जी। अ,
मेरा मेरा वीज़ा इंटरव्यू 2007 में हुआ था। उस टाइम पे ये लॉटरी-वॉटरी कुछ नहीं होता था। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस होती थी, आप फाइल कीजिए, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपको मिला है या नहीं मिला। मेरा बॉम्बे में इंटरव्यू हुआ था, उसने मुझसे 4 सवाल पूछे थे। अमेरिकन ऑफिसर था, उसने सिंपल 4 सवाल पूछे थे और 2008 में तो यहाँ सबसे तगड़ा रिसेशन आया था। हम्म। तो उस टाइम पर मैं आया था यहाँ पर और मुझसे 3-4 सवाल पूछे थे कि भई और मैं प्रॉपर कपड़े पहन के गया था, टाई वगैरह लगाकर, कोट वगैरह पहन कर गया था क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ, जिस फील्ड में था उस टाइम भी, तो नेचर ऑफ वर्क मेरा ऐसा है कि मुझे आई हैव टू बी इन दैट अटायर ऑल द टाइम। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरव्यू के लिए कुछ खास एफर्ट मारे, आई जस्ट डिड व्हाट आई वाज़ डूइंग ओके। और आई वाज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर कि मुझे क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना है और वो ऐसा क्या काम है जो मैं यहाँ से नहीं कर सकता, वहाँ वहीं जाके करना है। तो अगर उस आप टाइम तो दर्शकों खैर के साथ शेयर करें वो सवाल। देखिए, उस टाइम तो काफ़ी सिचुएशन अलग थी। रिमोट काम करने का कोई प्रावधान नहीं था। हाँ। इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, लेकिन वो भी इतनी हाई-टेक नहीं थी, जो आज की तारीख में है। तो उस टाइम बस यही था कि नेचर ऑफ वर्क जो है, वो वहाँ जाकर ही होता है क्योंकि रियल टाइम इंटरैक्शन ज़्यादा है। हम्म। ऑफ़शोर पे बैठ के वो रियल टाइम इंटरैक्शन हो ही नहीं सकता। आपको ऑफ़िस में बैठकर रियल टाइम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी है, मीटिंग्स करनी है, डिलिवरेबल्स देने हैं रियल टाइम में। तो उन सब फैक्टर्स को और प्लस वर्क परमिट में सर आपको ये भी जानना होगा कि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप नहीं जा रहा है। हाँ, उसको वर्क कंपनी परमिट बुला रही है। उसको कंपनी भेज रही है। उसको बिल्कुल ठीक कंपनी है। ये भेज रही है कि भाई तुम मेरे ऑफशोर ऑफिस से आप ऑन साइड ऑफिस जाके काम कीजिए। तो कैंडिडेट की ये जिम्मेदारी है कि वो कंपनी से पूछे कि आप मुझे पूरी जानकारी दीजिए कि वो ऐसा क्या काम है जो मैं इस ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकता, मुझे वहीं जाके करना है। बिल्कुल तो ये ठीक। तो ये नेचुरल कॉमन सेंस वाली बात है कि जो भी कंपनी है, जो भी पेटिशनर कंपनी है, वो आपको बेनिफिशियरी को सारी जानकारी दे कि आपको क्यों भेजा जा रहा है। तो ये तो बड़े हम्म। बेसिक चीज़ें होती हैं। जनरली जब ऐसा केस होता है ना कि ऑफशोर से आप ऑन साइट जा रहे हो, उसे कहते हैं डेपुटेशन। ये इंडिया में भी होता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप काम कर रहे हो, दिल्ली में आपको चेन्नई भेजा जाए 6 महीने के लिए, इसे डेपुटेशन कहते हैं। शॉर्ट टर्म हम्म। डेपुटेशन, लॉन्ग टर्म जी। डेपुटेशन। तो एक एक लेटर दिया जाता है आपको, उसे कहते हैं डेपुटेशन लेटर। वो ये डेपुटेशन लेटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ओके। वर्क परमिट के लिए। हम्म। मेरे विचार से जितना मैंने देखा और पढ़ा है, वर्क परमिट वाले वो लोग फँसते हैं अधिकतम जो छोटे बॉडी शॉपिंग के लोग होते हैं। बॉडी शॉप कंपनी मतलब ठेके पे काम करने वाले, जिनको ये नहीं मालूम कि आप काम करने क्या जा रहे हो, बस भेज देते हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ जाके काम ढूँढ लेना। अच्छा। उसे बॉडी बॉडी शॉप कंपनी कहते हैं आईटी में, ओके। ये कॉमन टर्म है। हाँ, बॉडी शॉप कंपनीज़ के बच्चे जो वर्क परमिट पे आते हैं, वो उनके चांसेस जो है रिजेक्शन के अधिक होते हैं। और इसमें तीसरी स्टेज जब वो तो यहाँ पर आ जाते हैं, हुँ, इमिग्रेशन के लिए जब होता है उनका, तो यहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। वो आपको घुसते ही सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि आप यहाँ कितने टाइम के लिए आए हैं? हम्म। तो जो वर्क परमिट होता है, वो यूजुअली 2 से ढाई साल या अधिकतम हुआ तो 3 साल। वर्क परमिट जो है आपको 3 साल के स्पैन्स में मिलता है, जैसे H1 या L1 हो गया, कई कई को 1 साल के लिए मिलता है, 2 साल के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो वर्क परमिट है, वो उसकी ड्यूरेशन क्या है ठीक है। और आपको उत्तर भी उसी हिसाब से देना है। आपका आपका वीज़ा स्टैम्प हुआ है 2 साल का, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो यहाँ 4-5 साल रह के जाऊँगा, नहीं। आप बोलेंगे मेरे हम्म। पास 2 साल का वर्क परमिट है, 2 साल से पहले-पहले वापस जाऊँगा, जो कि आपको जाना ही चाहिए। बिल्कुल ये तो ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात हुई। तो तो आप जब पोर्ट ऑफ एंट्री पे आते हैं, तो पहला सवाल पूछेगा आप कितने टाइम के लिए आए हैं? दूसरा सवाल पूछेगा आप यहाँ क्यों आए हैं? आप हम्म। बताइए, डेपुटेशन लेटर निकाल के दीजिए, बोलिए कि मुझे कंपनी ने डेपुटेशन पे भेजा है और ये रहा मेरा पूरा पेरोल का पूरे डिटेल्स, आप इसमें पढ़ सकते हो। तीसरा सवाल ये कॉन्फिडेंस पूछेगा मतलब। आप कहाँ रहें? जी। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। तीसरा तीसरा फैक्टर जो हर
आदमी से पूछा जाता है, चाहे वो टूरिस्ट पर आए या फिर स्टूडेंट पर आए, कि आप यहाँ कहाँ रहे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं, आप ठप्पा मार दो उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं कहाँ रहूंगा। ऐसा नहीं होता। वो तो इंडियन माइंडसेट है ना। हाँ, आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि ये इस एड्रेस पे मैं जा रहा हूँ, या इस होटल में मेरी बुकिंग है, मैं यहाँ रहूंगा, ऐसे करूंगा। वो आपको जी, बताना पड़ेगा पूरा। ठीक बात है। वैसे मैं एक तो छोटी सी जानकारी दे दूं कि जब दोबारा जब मेरे को एनआरआई ने इनवाइट किया था, हम्म। तो उन्होंने मुझे ए टू जी सारी पेपर्स, एक एक पेपर दिया था। मतलब हम्म। उसमें माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन थी कि कौन सी तारीख को आना है, कौन सी तारीख का यहाँ प्रोग्राम है जो मुझे कवरेज करनी है, और उसमें मैं कहाँ पर रहूंगा, कितने दिन का है, और हर दिन की आइटिनरी थी उसमें पूरी। तो आधा मुझसे तो भी यही उन्होंने कहते हैं। यहाँ मांगा था। हाँ, तो वो मैंने उनको हम्म। दिखाया, वहां पर भी मांगा था वीजा वाले, वीजा के लिए। हम्म। और वो पूरा पेपर दिखाया तो उनको पूरा ऑथेंटिक लगा वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट आपकी जो फाइल होती है, व्यक्तिगत रूप से जो मैं पहले करता था वो ये करता था, मेरी फाइल में 3 सेक्शन होते थे। पहली फाइल, पहले सेक्शन में मैं सिर्फ टॉप प्रायोरिटी पेपर्स रखता था, हैंडफुल, कि चाहे स्टैंपिंग वाला मुझसे पूछे या फिर पोर्ट ऑफ एंट्री वाला पूछे, वो पूछेगा कि आपका वीजा अप्रूवल 797 दिखाइए, फटाक से निकाल के आप दिखाइए, ठीक है। डेपुटेशन लेटर दिखाइए। तो उसमें सिर्फ टॉप प्रायोरिटी वाले डॉक्यूमेंट्स होते थे। दूसरे सेक्शन में मेरे एजुकेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, मेरे डिग्रीज के फोटोस्टैट्स, मेरे एजुकेशन एवेल्यूएशन से जुड़ी हुई चीज़ें। और तीसरे सेक्शन में मेरे पे स्टब्स, पुराने सैलरी स्लिप्स और एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, ये सब कुछ। तो वो फाइल मैं हमेशा साथ लेके चलता था। काफ़ी हम्म, हेफ्टी फाइल थी। तो पेपर वर्क आपका हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, आपको तैयार। आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो तुरंत होना चाहिए कि आप, सामने वाला कोई भी सवाल पूछे और उसका सबूत मांगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में कौन से पन्ने पे मैं हाथ डालूं जिससे वो पेपर मैं पटक से निकाल के दिखा दूं। निकाल अब आप वहां दूं। पर फाइल खोल कर हबड़ा तबड़ी ढूंढ रहे हो कागज, तो आधा गेम तो आप वहीं पे हार गए। वही हाल रहता है, सही बात है। स्टिकी चलिए। नोट्स लगा के जी जी। तो कोई और खास टिप आप देना चाहें, क्योंकि अब समय हमारा काफी हो चुका है। कोई ऐसी और खास टिप, चाहे वो वर्क वीजा के लिए हो चाहे स्टूडेंट वीजा के लिए हो, जो हर एक एप्लीकेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे वो कोई भी इमिग्रेंट हो, उसको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पिछले हफ्ते ही वो नया कानून आया है कि जो इंटरव्यू वेवर था वीजा एक्सटेंशन के लिए, वो चेंज हो गया है। पहले हाँ, क्या वो होता था, चेंज हो अगर आप, हाँ, पहले आप वर्क परमिट पे थे तो आप सिर्फ वीजा रिन्यूअल के लिए वहां पर ड्रॉप बॉक्स में जाइए और पासपोर्ट दे दीजिए गया, ड्रॉप घर बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, हाँ, वो चेंज हो रहा है। ये सारी तो आपको कैटेगरीज पता के लिए होना खत्म चाहिए। कर दिया है क्या? हाँ, ये नहीं सबके नहीं, लिए कुछ खत्म कुछ कर दिया है। कैटेगरीज के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए चेंज हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम। आपको पता होना चाहिए कि आप उस श्रेणी में आ रहे हो कि आप इंटरव्यू वेवर से निकल गए या अभी भी हो। ये चीजें तो आपको ये ध्यान कैसे में पता रखनी चलता होगी। है? ये ये कैसे सारा पता चले? यूएससीआईएस, ये यूएससीआईएस की साइट पर आपको सारी डेटा मिल जाएगा। ओके। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है कि हम्म। जर्नलिस्ट वीजा को लेकर बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिल पाती। जैसे मेरा, अभी जब मेरे को रिन्यू कराना था अपना वीजा, तो मेरा ड्रॉप हाँ बॉक्स था। मैं गया था इंडिया, हाँ। और वहां पर मैं कनॉट प्लेस गया और उनको पासपोर्ट दिया, और मैं घर आ गया, और मेरा वीजा लगकर रिन्यू होके आ गया। तो अब हम्म। मैं थोड़ा सा, मुझे पता नहीं चल रहा कि भी मेरे को वो वेवर है या नहीं है। उसका एक सिंपल सा तरीका है सर, आप DS-160 फॉर्म भरिए। जैसे ही आपको उसका बारकोड मिल जाएगा, फिर आप दूसरी वाली जो साइट है ओफैक की, जहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेते हो, उस पे जाकर आप क्लिक कीजिए। वो आपको तुरंत बता देगा कि आपको इंटरव्यू वेवर मिला है या नहीं मिला है। ओके ओके। तो ठीक। तो वो स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको 6 महीने पहले पता चल जाएगा या 4 महीने पहले पता चल जाएगा कि आपको फिर से इंटरव्यू के लिए जाना है या नहीं जाना। ठीक है। चलिए, ठीक है मन जी।
अच्छा राम, मुझे लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे दर्शकों को काफ़ी काम आएगी, जो अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं या खुद आना चाहते हैं या कोई वर्क परमिट पे आ रहा है। तो अभी हम अमेरिका से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बातचीत करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरीके से हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। नमस्कार। अवश्य। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।